अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो में तीन चार अहम खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो अफगानिस्तान हुकूमत को अमरीकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर खुली धमकी दी गई है, और न सिर्फ हुकाम की जानिब से तालिबान इंतजामिया के जो अहम रहनुमा है उनके सरों की कीमत मुकर्रर की गई है, बल्कि एक संगीन नोयत की धमकी एक बार फिर दी गई है। क्या खबर है, क्या हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने शेयर करेंगे। इसके साथ साथ चाइनीज ने, जो कि सरमायाकारी के नाम पर पाकिस्तान में बेशुमार प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से जो है सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया, और सिंध हाई कोर्ट में पुलिस के रवैये के खिलाफ संगीन नोयत के इल्जाम आयद किए हैं। उन इल्जामात में क्या सदाकत है, उस हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। डिटेल्स के साथ जो है कुछ हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ सिंध में नए जजेस की तैनाती, और नए जजेस की तैनाती क्या मेरिट पर हुई है या पीपल्स पार्टी ने अपने मनपसंद और अपने जयालों को नवाज दिया गया है, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और कुछ और हक़ाइक़ ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है सिंध में, उनके हवाले से कुछ इस किस्म की परेशानियां हैं कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर मजीद टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो जमींदार हैं, जो ज़राअत से वाबस्ता हैं या कोई जागीरदार हैं, उनसे उनको उनको छूट देकर एक तनख्वाहदार तबका, जो कि आप ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर वो कमाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनके अखराजात हो जाते हैं, उनको उनको मजीद टैक्स नेट में लाने के लिए और उनको उनके ऊपर मजीद अरबों रुपए का दबाव डालने के इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। उसके हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। और एक तो नामी गिरामी केस आपको याद होगा, मारूफ केस मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल टालपुर और दीगर शामिल थे। उसमें फरियाल टालपुर समेत उनके 12 अहम तरीन लोगों का, जो कि करीबी लोग समझे जाते हैं, उनके नाम चालान से निकाल दिया गया है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हाईलाइट हुआ था, आपको याद होगा, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के टाइम। और उसके बाद फिर आगे वक्त बढ़ता गया तो नैब से ये केस दोबारा जो है वो वापस भेज दिया गया था बैंकिंग कोर्ट को, और यहाँ बैंकिंग कोर्ट में कुछ अजीब गरीब सी चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले जो अमरीकी हुकाम है उनकी तरफ से जो धमकी दी गई है वो आपके सामने रखते हैं। नई अमरीकी इंतजामिया ने तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमत मुकर्रर करने की धमकी दी है, और अमरीकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को कैद किए जाने के मामले पर बरहमी का इजहार किया है। और अमरीका के नए वजीर खारजा ने ट्विटर पर लिखा कि तालिबान की कैद में अमरीकियों की तादाद जो है अंदाजों से कहीं ज्यादा होने का खदशा है। यानी कि जो अमरीकन है वो अफगानिस्तान के अंदर कैद है, और जो हमें बताया गया था कुछ आदाद शुमार, उससे ज्यादा जो है वो अमरीकी शहरी अफगानिस्तान की जेलों के अंदर है, तो लिहाजा हमें ज्यादा खदशा है। उन्होंने कहा जी, अगर ये सच है तो हमें तालिबान की आला क़ियादत के सरों की कीमत मुकर्रर करनी होगी। ये कीमत उसामा बिन लादेन पर की गई जो रकम थी उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। और नई अमरीकी इंतजामिया ने अफगान तालिबान के साथ और उनके बारे में सख्त पॉलिसी इख्तियार करने का भी अंदिया दे दिया है। माहिरीन ये बताते हैं कि जो ट्रंप है, उन्होंने पहले ही जो गैर मुल्की इमदाद थी उसको बंद करने पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। उसके बाद अब जो है वो मजीद मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान के खिलाफ। अब देखते हैं कि अब अफगानिस्तान हुकूमत इस मामले में क्या जवाब देती है, वो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सूरत हाल काफी संगीन यूं भी हो सकती है कि जो अमरीकी कैद हैं अफगानिस्तान की जेलों में, वो जल्द से जल्द निकलवाना चाहते हैं, लेकिन क्या निकलवा पाएंगे या फिर मजीद इस मामले में उलझन पैदा होगी। आगे हम बढ़ते हैं कि जो पुलिस है, सिंध पुलिस के रवैये से तंग आकर चाइनीज है, उन्होंने अदालत से रजू किया, सिंध हाई कोर्ट से रजू किया, और उन्होंने कहा कि जी पुलिस उन्हें हिरासा करती है और भत्ता एक्सटॉर्शन तलब किया जाता है, उससे हमें बचाया जाए। पुलिस यानी कि जो मुहाफिज है, और वो मुहाफिज चाइनीज से भत्ता तलब करते हैं। उनका ये कहना है कि सिंध से हम तंग आके या तो लाहौर की तरफ चले जाएंगे या फिर वापस चीन चले जाएंगे, तो लिहाजा इस मामले में हमें बचाया जाए। दरखास्त में आर्मी चीफ को, वजारत दाखिला को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को, आईजी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला, सीपैक सिक्योरिटी स्पेशल यूनाइटेड, और इसके अलावा जो दीगर इंतजामिया है उनको जो है फरीक बनाया गया है। और उन्होंने जो दरखास्त में मलिर की पुलिस हुकाम और चीनी सफारत खाने और दीगर को भी इस मामले में फरीक बनाया था। और उन्होंने कहा जी, वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत आला हुकाम की दावत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की है। एयरपोर्ट से लेकर रिहाइश गाह तक रिश्वत तलब की जाती है। ये पुलिस के ऊपर इल्जाम आयद किया गया है कि एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों हमें इंतजार कराया जाता है। रिश्वत देने पर पुलिस हुकाम अपनी गाड़ियों में रिहाइश गाह पहुंचाते हैं, और रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी के नाम पर महसूल किया जाता है, बाहर ताले डाल दिए जाते हैं।
आजादाना नकल हरकत के हक से भी महरूम कर दिया गया है। कारोबारी मीटिंग्स भी नहीं करने दी जाती और हम नहीं कर सकते। कभी कभी खुद पुलिस एहलकार गाड़ियों पर हमला करके उसके शीशे भी तोड़ देते हैं। 30 या 50 हजार रुपए रिश्वत के एवज नकल व हरकत की जो है हमें फराहम की जाती है। 3 चीनी खवातीन सरमायाकार जो कि एक्सपो सेंटर में उनके साथ बदतमीजी की गई थी, वो चीन वापस चली गई हैं। वकील ने यह भी बताया कि जी सुल्तान थाने की हदूद में चीनी शहरियों की 7 फैक्ट्रियों को जो है सील किया गया है। फरीकैन को हिदायत की जाए कि वो बैन अवी कवानीन के मुताबिक चीनी शहरियों के हकूक उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। अब सूरत हाल यहाँ बड़ी शिद्दत इख्तियार की और उसके बाद फिर अदालत ने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, चाइनीज सफारत खाना और दीगर को नोटिस जारी किए हैं और उनसे तफसीली जवाब मांगा है। ये खबर जैसे ही मंजर आम पर आई, चूंकि हमने अदालत से ही इस खबर को पब्लिक किया था, तो अदालत से खबर जब पब्लिक हुई तो उसके बाद न सिर्फ मीडिया पाकिस्तान का उसमें भूचाल बर्पा हुआ बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस खबर को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया है। उसके बाद पुलिस में, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के अंदर और मुख्तलिफ महकमों में बड़ी हलचल मची और तहकीकात का आगाज किया गया कि कौन है। तो अब जो आईजी से ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया है, उसमें नोटिस लिया है, डीआईजी ने भी इसमें नोटिस लिया है, लेकिन उसमें जिन पुलिस एहलकारों के नाम मुबैना तौर पर सामने आ रहे हैं कि जी वो किसी न किसी तरीके से रिश्वतखोरी या हरासमेंट या भत्ताखोरी में चाइनीज से मुलविस हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या इन चाइनीज ने पहले जो है वो कोई एसओपीज के मुताबिक पुलिस को, सेना हुकूमत को या किसी को दरखास्तें दी, खतूत लिखे या नहीं लिखे, या उसके बाद फिर हमें ये कहा गया कि इस खबर को दबा दिया जाए चूंकि मुल्क की मफाद का मामला है। तो क्या जो हलफ लेते हैं, जो मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो हलफ लेने के बाद क्या वो जो जब जिस तरह के चाइनीज इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आने चाहिए? उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। हमने भरपूर कोशिश की कि इस मामले को उसी हद तक रखा जाए जिस हद तक है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग उन लोगों के बारे में जो लोग इस सारी करप्शन, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी या चाइनीज को तंग करने में मुलविस हैं, उनके खिलाफ शायद उस किस्म की कार्रवाई नजर ना आए। लेकिन तवक्को ये कर सकते हैं कि जिस तरह मुल्क की बदनामी हुई पूरी दुनिया में इस खबर के शाये होने के ऊपर, तो यकीनन कटहरे में उनको सख्त तरीके से लाया जाएगा। सिंध में अदलिया को, सिंध में पहले ही कहा जाता था कि देखें जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तवील अरसे से, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। अब एक आम आवाम जिस तरह एक साइल की हैसियत से अदालत में आती थी और रिलीफ लेती थी, अब कुछ हालात तब्दील हो चुके हैं और खासतौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो मामला कुछ और ही तब्दील हो गया है। अब 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद के बाद सबसे पहले सूबा सिंध था जिसमें करारदाद पास हुई और उसके बाद फिर जो है वो आईनी बेंचेस का क्याम अमल में आया। अब आईनी बेंचेस के क्याम के बाद उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस की तैनाती का मामला है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में आज भी असामियां खाली हैं। 12 नए जजेस लगाने थे और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी साहब ने लिस्ट एक प्रोवाइड की जिसमें 12 काबिल तरीन और इंतहाई आम सीनियर तरीन वकला के नाम जो है वो दिए गए। उसके बाद पता चला, जो जराए हमें बताते हैं कि जी पीपल्स पार्टी हुकूमत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से नाराज हुई और उसके बाद फिर कुछ मिनिस्टर्स और कुछ और सीनियर जो है उनको चीफ जस्टिस के पास पहुंचे और उनको कुछ आप कह सकते हैं कि उनसे नाराजगी का इजहार किया। लोग तो कुछ और भी बात बताते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर नॉर्मल अल्फाज का चुनाव करें तो उसमें बताया गया कि जी कुछ लोगों ने आके चीफ जस्टिस से नाराजगी का इजहार किया कि आपने हमारी मर्जी के बगैर या हमारे नामों को कंसीडर किए बगैर कैसे आपने नाम अंसार किए। यानी कि ये भी बताया जाता है कि जी 10-12 बंदे चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी से दिए, कुछ पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन कुछ लोग थे उनके नाम दिए जजेस की तैनाती के लिए और उसके बाद फिर मामला आगे सार कर दिया। पीपल्स पार्टी ने फिर एक अपनी लिस्ट मुरतब की, उसमें ना सिर्फ प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध बल्कि एडवोकेट जनरल सिंध और उनके ऑफिसर्स के लोगों के नाम शामिल करके जो वो चीफ जजेस के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इरसाल कर दिया गया। उसके बाद पीटीआई ने एक और लिस्ट दी कि जिसे हाई कोर्ट में फलां वकला साहिबान और जजेस को एडिशनल जज के तौर पर लगाया जाए, लेकिन जो कंसीडर किए गए हैं नाम, आप हैरान होंगे, सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस के लिए जो तैनात किए गए हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है, एडवोकेट जनरल सिंध, डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल्स और 2 डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल्स, एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है उनको मुंतखब किया गया है। तो आप हैरान हो सकते हैं कि 3 डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स, 2 असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, 2 डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और उसके अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट जजेस और प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल हसन अकबर और उसके बाद फिर जस्टिस फैज शाह साहब को जज के तौर पर जो तैनात किया गया है। तो अब कितने काबिल वकला हम लोग चूंकि अदालतों में जो पेश होते हैं, अगर हम कोई बात करेंगे तो लोग ज्यादा माइंड भी करेंगे, लेकिन जो सलाहियत है वो एक
اب خاموشی اختیار کی جائے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ صلاحیت ایسی ہے کہ لوگ چیخیں گے، روئیں گے۔ پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو محفوظ کر لے گی، کر بھی لیا کہیں۔ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی نے ووٹوں کے ذریعے عدالت کو، سندھ ہائی کورٹ کو فتح کر لیا۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سندھ ہائی کورٹ کے بجائے پیپلز پارٹی کورٹ آپ کہہ سکتے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کو۔ لیکن یہ ہے کہ اب لوگوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ جو قابل جن سے عوام کو ریلیف مل سکتا تھا، اور اگر صوبائی حکومت عوام کے ساتھ مخلص ہے تو پھر عوام کی بھلائی کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، ججز، ان کو تعینات کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ صوبائی حکومت یا کسی اور کے مفاد میں کام آنے والے لوگوں کو ججز کے طور پر تعینات کرنا چاہیے تھا۔ اس پہ کافی لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ آگے خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک عام کیس تھا، جعلی بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس میں ایف آئی اے نے مقدمے کا حتمی چلان عدالت میں پیش کیا ہے، اور ایف آئی اے نے جو چلان میں ذکر کیا ہے اس میں فریال تالپور سمیت 14 افراد کے نام جو ملزمان کی فہرست سے خارج کیے گئے ہیں۔ فریال تالپور، بلال شیخ، محمد اقبال آرائی، محمد اشرف، عدنان جاوید کے نام ملزمان کی فہرست سے خارج کیے گئے ہیں۔ قاسم علی، شہزاد علی جتوئی، شیر محمد مغری، محمد اقبال خان نوری کے نام جو ہے وہ ملزمان کی فہرست سے خارج ہو چکے ہیں۔ اسلم مسعود، نصیر، عبداللہ، نورین سلطان، کرن امان، سید حسن فیصل شاہ جاموٹ کے نام بھی اس لسٹ سے خارج کیے گئے ہیں۔ فریال تالپور نے بتایا گیا ہے کہ اپنی گروپ کی شوگر ملز کے سرٹیفکیٹ پیش کیے ہیں۔ فریال تالپور نے بتایا کہ حاصل کردہ رقم خاندانی زمین سے قرض کیے جانے والے گنے کی فروخت میں حاصل ہوئی تھی، اور دستاویز سے ثابت ہوا کہ حاصل کردہ رقم کاروباری ٹرانزیکشن تھی، اور کسی بھی گواہ نے فریال تالپور کے خلاف کوئی گواہی نہیں دی، اور ملزمان کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان کے نام جو ہے خارج کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یقیناً یہ خبر سن کے ہنسی آ رہی ہوگی، لیکن آگے جو ہنسنے والی ایک اور چیز ہے کہ فی الوقت چونکہ فریال تالپور صاحبہ اور ان کے باقیوں کے نام تو نکال دیے گئے، لیکن پاکستان کے موجودہ صدر، یعنی کہ صدر پاکستان، کیس چونکہ بیلنس ایسے ہی ہوتے ہیں، صدر پاکستان جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ حسین لوائی، انور مجید سمیت 20 ملزمان کے نام جو وہ فہرست میں شامل ہیں کہ انہوں نے یعنی کہ جو الزامات پہلے لگائے گئے ہیں، یعنی کہ منی لانڈرنگ اور دیگر خرد برد کے الزامات آج بھی سابق صدر، موجودہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے اوپر موجود ہیں۔ ایف آئی اے چلان کے مطابق عدالت نے یہ چلان منظور کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ کو نکال لیا گیا، کچھ کو شامل کر لیا گیا، اور یہ کیس نہ صرف معروف ترین کیس رہا ہے بلکہ 2018 اور اس سے پہلے یہ آصف زرداری صاحب کی گرفتاری ہو، یا پھر فریال تالپور صاحبہ کی گرفتاری ہو، یا پھر کچھ اور لوگوں کی گرفتاری ہو، اس میں کافی ایک مایہ کیس کے طور پر شمار ہوتا رہا ہے، لیکن ایسا ایسا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ختم ہو چکا ہے آلموسٹ۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، اور جو خاص طور پر ایک بیان دیا آفاق احمد صاحب نے، انہوں نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح 40% بڑھانے اور جون تک تنخواہ دار طبقے پر زبردستی 500 ارب روپے کی وصولی کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسمبلی میں جاگیردارانہ اور جو زراعت پر جو لوگ ہیں جن کی زمینیں ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور یہ حکومت کی جانب سے ایک ظالمانہ اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، اور نہ صرف ظالمانہ اقدامات ان تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہیں جو روزانہ کماتا ہے اور روزانہ ہی اپنے بچوں پر، اپنے گھر کے روزمرہ کے معاملات پہ خرچ کرتا ہے، لیکن ان کے اوپر جو ہے اقدامات کیے گئے ہیں، اس پر جو ہے وہ کافی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔